नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी CDP के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। तो आइए आज की इस मैराथन क्लास का पहला प्रश्न है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्ति का बाहरी रूप, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, या व्यक्तित्व के व्यवहार, दृष्टिकोण और विचारों का समूह, या केवल बुद्धि? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण और विचारों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारक वंशानुगत, पर्यावरण, शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो वंशानुगत के साथ साथ पर्यावरण और शिक्षा का भी योगदान होता है इसमें। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, वंशानुगत, पर्यावरण, शिक्षा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के कितने आयाम होते हैं? बिग 5 सिद्धांत के अनुसार कितने आयाम होते हैं? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 5 आयाम होते हैं इसके। सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया या स्थापित किया, तो सबसे पहले डी डब्ल्यू फिस्के ने सबसे पहले इस पर काम किया, और बाद में इसके विस्तार में जो योगदान रहा तो कोस्टा और मैकक्रे, बाद में गोल्डबर्ग और आलपोर्ट ने भी इस पर काम किया है ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक कौन है? आप सभी जानते हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद जो होता है वो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। इसे क्या चाहिए? खुशी चाहिए। वह नैतिक हो अनैतिक हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको खुशी चाहिए होती है, आनंद चाहिए होता है। दूसरा जो है ईगो, यह वास्तविकता में रहता है, यह दोनों को बैलेंस करके रखता है, ईद को और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस करके रखता है इसे, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। और जो सुपर ईगो है यह आदर्श और नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो इनके जो सिद्धांत हैं, इसका जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया है, और इसमें इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है। ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही है। 2 प्रकार का व्यक्तित्व कौन? एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही। एक बाद में भी दिया इन्होंने, जो तीसरा था उभयमुखी, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के जो गुण होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही है, 2 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? तो इंक ब्लॉट परीक्षण आपका व्यक्तित्व में प्रयोग किया जाता है। बाकी जो साइमन बिने हैं, स्टैनफोर्ड बिने हैं, या WISC है, ये सभी किसके हैं? बुद्धि परीक्षण है। सभी क्या है? बुद्धि परीक्षण है। तो रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण, यह एक प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है, प्रोजेक्टिव मेथड। रोर्सा की बात करें, जो रोर्सा परीक्षण है इसका प्रतिपादन हुआ था 1921 में। लगभग 1910 से 1921 तक इस पर काम चला, और 1921 में इसको प्रतिपादित किया गया। और जो प्रतिपादक है इसके हरमन रोर्सा इसके प्रतिपादक है, जो कि स्विट्जरलैंड से आते हैं। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। इस 10 कार्ड में 5 तो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। 5 क्या होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। और 5 जो होते हैं एक कलर होते हैं। क्या होते हैं? कलर होते हैं। इस परीक्षण को तैयार किया गया है 13 से 19 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, 13 से 19 वर्ग के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए तैयार किया गया था। हरमन रोर्सा, जो रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में व्यक्तित्व विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण
कौन सा होता है व्यक्तित्व विकास का? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जो विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है वो किशोरावस्था है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? माता पिता का व्यवहार, पर्यावरण का, शिक्षा का या सभी का? तो व्यक्तित्व के विकास पर सबका प्रभाव होता है, माता पिता के व्यवहार का, पर्यावरण का, शिक्षा का। माता पिता जैसे रहेंगे बालक वैसा करेगा, और पर्यावरण उसका जो होगा, अगल बगल का जो इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से, और जो उसकी शिक्षा दीक्षा होगी उस आधार पर उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक ने व्यक्तित्व के कौन से 3 प्रमुख आयामों को पहचाना? आइजैक ने व्यक्तित्व के कौन से 3 प्रमुख आयामों को पहचाना? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता और मनोविकृति। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता और मनोविकृति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावी नहीं करता है? कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है? अनुवांशिकता, लिंग, आयु या धर्म? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, धर्म। धर्म व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, अनुवांशिकता, लिंग और आयु यह प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बिग 5 व्यक्तित्व सिद्धांत प्रस्तुत किया? कौन प्रस्तुत किया? तो कोस्टा और मैकक्ले। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, अभी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो का स्वपुष्टि का सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है? स्वपुष्टि का सिद्धांत किसके लिए? स्वयं के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आत्म साक्षात्कार, जिसे हम आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते थे, 5वां जो था इनका, आत्मसिद्धि कहते थे इसे, 5वीं अवस्था जो थी मैस्लो की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सभी जानते हैं, बंडूरा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, बंडूरा साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? बुद्धिमापन के लिए, स्मृति परीक्षण के लिए, या व्यक्तित्व मापन या शारीरिक विकास के लिए? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अभी हमने देखा तो व्यक्तित्व मापन के लिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, व्यक्तित्व मापन के लिए। रोर्सा को हमने भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कौन सा घटक नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? ये भी हमने भी देखा, नैतिकता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सुपर ईगो। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में नियंत्रण का स्थान सिद्धांत किसने दिया? नियंत्रण का स्थान सिद्धांत किसने दिया? रॉटर, बंडूरा, फ्रॉइड और पियाजे। तो किसने दिया है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रॉटर ने। नियंत्रण का स्थान का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का अपने साथ होने वाली घटनाओं पर उसका कितना नियंत्रण होता है, उसी कहते हैं नियंत्रण का स्थान। उसकी घटना, जो उसके साथ होने वाली घटना है, उस पर उसका कितना नियंत्रण है, नियंत्रण का स्थान। ये ऑप्शन सही है, रॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यक्तित्व का एक प्रमुख घटक नहीं है? प्रमुख घटक नहीं है, विचार, संवेदना, व्यवहार, बुद्धिलब्धि। तो विचार है, संवेदना है, व्यवहार है, बुद्धिलब्धि आपका नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? व्यक्तित्व विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान? विद्यालय का, परिवार का, मीडिया का, खेल का? तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है सॉरी, परिवार का। किसका होता है? परिवार का होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, परिवार का होता है सबसे महत्वपूर्ण। विद्यालय, मीडिया और खेल का भी होता है, लेकिन परिवार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं? एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं? तो 8 चरण होते हैं। कितने चरण हैं? 8 चरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का व्यक्तित्व सबसे अधिक किस समय विकसित होता है? किस समय सबसे अधिक विकसित होता है? तो किशोरावस्था में। रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक किस समय होता है? तो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए सबसे पुराना परीक्षण कौन सा है? सबसे पुराना परीक्षण कौन सा है? रोर्सा, इंक ब्लॉट टेस्ट, टीएटी या एमएमपीआई या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण? तो सबसे पुराना जो है परीक्षण वह है रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापने के लिए एमएमपीआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएमपीआई, एमएमपीआई का मतलब होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी इसका फुल फॉर्म होता है। यह किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है मानसिक स्वास्थ्य विकारों के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मानसिक स्वास्थ्य विकारों के निदान के लिए किया जाता है एमएमपीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टीएटी का उद्देश्य क्या है? टीएटी का उद्देश्य क्या है? बौद्धिक स्तर मापना, व्यक्तित्व के अंतर्निहित उद्देश्यों और भावनाओं को जानना, या फिर स्मृति का परीक्षण करना, या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, व्यक्ति के अंतर्निहित उद्देश्यों और भावनाओं को जानना है टीएटी का क्या है? उद्देश्य है। टीएटी कहते हैं थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके जो प्रतिपादक हैं कौन है? मुरे मॉर्गन। मुरे मॉर्गन, मुरे मॉर्गन, इन्होंने 1935 में इस परीक्षण को दिया। इसमें है क्या? इसमें 30 चित्र हैं। क्या है? 30 चित्र हैं और इस 30 चित्रों पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें 10 चित्र जो होते हैं पुरुषों पर, 10 चित्र स्त्रियों पर, और जो 10 चित्र होते हैं वो दोनों पर किए जाते हैं। इस चित्र को दिखाकर उनसे कहानी लिखने को कहा जाता है कि कहानी लिखिए। व्यक्तित्व के अंतर्निहित उद्देश्यों और भावनाओं को जानने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है? तो अभी हमने देखा था कि जो रोर्सा इंक ब्लॉट है यह कैसा है? यह प्रक्षेपी है, प्रोजेक्टिव जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। व्यक्ति मापने की 4 विधियां हैं। एक प्रक्षेपी है जिसे प्रोजेक्टिव कहते हैं, इसमें आपका आईबीटी जो इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण है, टीएटी, सीएटी और एससीटी ये आते हैं। और जो आपका ये पहला था प्रक्षेपी, दूसरा है आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ है, तीसरा है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ जिसमें हमने अभी एमएमपीआई को देखा। किसको देखा? एमएमपीआई को। और चौथा है मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड का चौथा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, प्रोजेक्टिव या प्रक्षिप्त या प्रक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व के वस्तुनिष्ठ मापन के लिए जाना जाता है? वस्तुनिष्ठ मापन के लिए अभी हमने देखा एमएमपीआई को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, एमएमपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन में प्रक्षिप्त तकनीकी का क्या अर्थ है? प्रक्षिप्त तकनीकी, प्रोजेक्टिव वही मेथड जिसे हम प्रक्षेपी कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? सीधे प्रश्न पूछना, अस्पष्ट उत्तेजनाओं के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन करना, परीक्षण लेने वाले से स्वतंत्र साक्षात्कार, या बौद्धिक परीक्षण? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अस्पष्ट उत्तेजनाओं के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन करना, है ना? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण मुख्य रूप से बच्चों के व्यक्तित्व का मापन करता है? तो बच्चों के व्यक्तित्व का मापन आपका सीएटी करता है। कौन करता है? सीएटी करता है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हम बाल प्रसंगात्मक बोध कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बाल प्रसंगात्मक बोध, सीएटी। यह भी क्या है? प्रक्षेपी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग 5 व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? कौन सा आयाम शामिल नहीं? तो बहिर्मुखता है, अनुभव के प्रति खुलापन भी है, और तंत्रिकाशीलता भी है।
तंत्रिकाशीलता को हम क्या कहते हैं? विक्षिप्तता। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, उदारता इसमें नहीं है। इसके बाद उसमें हम देखते हैं सहमति है, कर्तव्यनिष्ठता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, उदारता इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रक्षिप्त परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका यह अवचेतन मनोविकृतियों पर आधारित है। अवचेतन मनोविकृतियों पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMPI 2 परीक्षण किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करता है? खुला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, साक्षात्कार, वर्णनात्मक प्रश्न। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन बी MMPI 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ किस प्रकार के आयामों पर आधारित है? आइंजैक का किस पर आधारित है? तो आइंजैक का बहिर्मुखता, अंतर्मुखता पर भी है, भावात्मक स्थिरता और अस्थिरता पर है, मनोविकृति पर है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT में परीक्षणकर्ता को क्या करना होता है? क्या करना होता है? चित्र को देखना और उन पर कहानियां बनाना, या व्यक्तिगत प्रश्न के उत्तर देना, या शब्दों को पूरा करना, या अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन करना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चित्र को देखना और उन पर कहानियां बनाना। TAT में क्या होता है? यही तो होता है, चित्र दिखाकर उससे कहानियां लिखने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है का उपयोग किसने किया है? फ्रायड, कैटल, जुंग या बीने? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रेमंड कैटल। रेमंड कैटल ने 16 PF जो पर्सनालिटी फैक्टर है उसका उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? विलियम सेल्डन, फ्रायड, जुंग या एडल्फर व्यक्तित्व वर्गीकरण की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी संरचना के, शारीरिक संरचना के आधार पर वो थे विलियम सेल्डन। सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया है वह 3 भागों में किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है गोलाकार, जिसे हम एंडोमॉर्फिक कहते हैं, और दूसरा आयताकार, जिसे हम मीजोमॉर्फिक कहते हैं, और तीसरा है लंबाकार, जिसे हम एक्टोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। तो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण विलियम सेल्डन ने किया। अगला क्वेश्चन है, विलियम सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया? तो अभी हमने देखा 3 भागों में व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेल्डन के अनुसार मीजोमॉर्फिक प्रकार का व्यक्तित्व किस प्रकार की संरचना, शारीरिक संरचना से संबंधित होता है? मीजोमॉर्फिक, पतला या लंबा, मसल्स और ताकतवर, गोल और मोटा, कमजोर और पतला। तो मीजोमॉर्फिक जो होता है वह मसल्स और ताकतवर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मसल्स और ताकतवर, हृष्ट पुष्ट जिसे कहते हैं, मीजोमॉर्फिक प्रकार का व्यक्तित्व। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है? एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है? सामाजिक और मिलनसार, नकारात्मक और आक्रामक, गंभीर और चिंतनशील, अनुशासित और कठोर। तो जो एंडोमॉर्फिक होता है वह सामाजिक और मिलनसार होता है। एंडोमॉर्फिक सामाजिक और मिलनसार होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना के किस प्रकार को पतला और लंबा कहा जाता है? किस प्रकार को पतला और लंबा कहा जाता है? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या हाइपोमॉर्फिक?
पतला और लंबा एक्टोमॉर्फिक को कहा जाता है। एक्टोमॉर्फिक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं, जो गुण वाले होते हैं व्यक्ति, वो पतले और लंबे होते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्डन के वर्गीकरण में एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या होता है? एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या होता है? भावुक और संवेदनशील, या आक्रामक और साहसी, या शांत और चिंतनशील, या जुझारू और उदंड? जो एक्टोमॉर्फिक होता है वो शांत और चिंतनशील होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, शांत और चिंतनशील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शारीरिक द्रव्यों के आधार पर, प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस या डार्विन? तो शारीरिक द्रव्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस सबसे पहले सर्वप्रथम इसी व्यक्ति ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, या यह कह सकते हैं कि सबसे पहले इसी व्यक्ति ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। वो भी कब? तो 400 बीसी में। 400 बीसी में इनकी पुस्तक का नाम है, हिप्पोक्रेटस की पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ मैन। क्या नाम है? नेचर ऑफ मैन। इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वह 4 भागों में किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला जो इन्होंने बताया, काले पित्त वाले। दूसरा इन्होंने जो बताया, पीले पित्त वाले। और तीसरा जो बताया, श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले। और चौथा जो बताया, रुधिर प्रवृत्ति वाले। रुधिर प्रवृत्ति वाले। इन्हें मेलनकोलिक कहा जाता है। इन्हें मेलनकोलिक। पीले पित्त वाले को कॉलरिक, और श्लेष्मा प्रवृत्ति वाले को फ्लैग्मेटिक, और रुधिर वाले को सैंग्विन कहा जाता है। रुधिर वाले को सैंग्विन कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटस और गैलन के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक स्थिति पर, 4 शारीरिक द्रव्यों पर, आनुवंशिकता पर, या शारीरिक संरचना पर? तो अभी हमने देखा हिप्पोक्रेटस का, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। तो 4 शारीरिक द्रव्यों के आधार पर आधारित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शारीरिक द्रव्यों के सिद्धांत में ब्लड, रक्त जिसे कहते हैं, या अधिक रुधिर वाले जो प्रवृत्ति वाले थे, का संबंध किस प्रकार के व्यक्तित्व से है? उदास, प्रफुल्लित, क्रोधित, चिंता करने वाले? तो जो अधिक रुधिर वाले हैं उदास कैसे होंगे, चिंता कैसे करेंगे? तो ब्लड या रक्त संबंध वाले जो होते हैं प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं, न तो उदास, न तो क्रोधित, न तो चिंता करने वाले, प्रफुल्लित। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार फ्लेम, बलगम, श्लेष्मा जो प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जिसे फ्लैग्मेटिक कहते हैं, की अधिकता किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है? उदास, चंचल, क्रोधित, या शांत और स्थिर? तो जो फ्लैग्मेटिक होते हैं वो शांत और स्थिर होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शांत और स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर काले पित्त, ब्लैक बाइल का संबंध किस व्यक्तित्व से होता है? काले पित्त वालों का, काले पित्त वालों को क्या कहते हैं हम? मेलनकोलिक। काले पित्त वाले मेलनकोलिक होते हैं, निराशावादी होते हैं। मेलनकोलिक का मतलब ही होता है निराशावादी। तो प्रफुल्लित, शांत, उदास या क्रोधित, तो कैसे होते हैं? निराशावादी या उदास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, उदास या निराशावादी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीला पित्त, येलो बाइल से संबंधित व्यक्तित्व कौन सा है? पीले पित्त वाले उदास होते हैं, चंचल होते हैं, क्रोधित और आक्रामक होते हैं, शांत और संतुलित होते हैं। तो पीले पित्त वाले कैसे होते हैं? क्रोधित और आक्रामक होते हैं, पीले पित्त, येलो बाइल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सैंग्विन व्यक्तित्व प्रकार वाला माना जाता है? सैंग्विन, ब्लड बाइल, अधिक रुधिर वाले जो होते हैं, बलगम, रक्त, पीला पित्त, काला पित्त। तो सैंग्विन कौन है? ब्लड बाइल वाले हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, रक्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रक्त। अगला प्रश्न है, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर मेलनकोलिक व्यक्तित्व किस द्रव्य से संबंधित है?
तो मेलनकॉलिक हमने देखा ब्लैक बाइल वाले जो होते हैं, काले पित्त वाले, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, काला पित्त, काला पित्त, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, कार्ल जुंग, एरिक फ्रॉम, सिगमंड फ्रायड या मैक्स वेबर? तो रक्षा तंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड की जो पुत्री थी जिनका नाम था अना फ्रायड, इन्होंने प्रतिपादित किया है। अब इनकी बिटिया हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार रक्षा तंत्र किसका संरक्षण करता है? रक्षा तंत्र किसका संरक्षण करता है? आत्मसम्मान का, सामाजिक मान्यताओं का, अहंकार का या व्यक्तित्व के विकास का? तो रक्षा तंत्र अहंकार का संरक्षण करता है, अहंकार का, अहंकार का, डिफेंस मैकेनिज्म अहंकार, ईगो का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा तंत्र का उदाहरण है? रक्षा तंत्र का उदाहरण है तर्क संगति, नेतृत्व, कड़ी मेहनत या ध्यान केंद्रित करना? तो रक्षा तंत्र में रेशनलाइजेशन होता है, रिग्रेशन होता है, रिप्रेशन होता है ना? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, तर्क संगति, रेशनलाइजेशन, तर्क संगति, युक्तिकरण देना, युक्ति देना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? जब व्यक्ति संतोषी हो, जब व्यक्ति तनाव में हो, जब व्यक्ति सामाजिक बनना चाहता हो या जब व्यक्ति खुशी में हो? तो जब व्यक्ति तनाव में हो तब रक्षा तंत्र का उपयोग करता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं को किसी बाहरी कारण से जोड़ता है तो वह कौन सा रक्षा तंत्र है? अपनी असफलताओं को बाहरी कारण से जोड़ता है, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, तर्क संगति या दमन? तो अपनी असफलताओं को बाहरी कारण से जोड़ता है, उसे तर्क संगति कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। कोई न कोई बहाना बना देगा, बाहरी कारण ऐसा दे देगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल। अगला प्रश्न है, अपनी ही अवांछनीय इच्छाओं या विचारों को दूसरे पर थोपना किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है? दूसरों पर थोपना अपनी अवांछनीय इच्छाओं या विचारों को, दमन, प्रक्षेपण या प्रतिस्थापन या वापसी, रिग्रेशन? तो अपनी इच्छाओं या विचारों को दूसरों पर थोपना क्या होता है? प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए बचपन की आदतों की ओर लौटता है तो उसे क्या कहा जाता है? तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए बचपन की आदतों की ओर लौटता है तो उसे प्रतिस्थापन कहते हैं, दमन कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं या अस्वीकार कहते हैं? डेनियल, उसे हम प्रतिगमन के नाम से जानते हैं, प्रतिगमन, रिग्रेशन, वापसी, जिसे कहते हैं वापसी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वीकार, डेनियल, रक्षा तंत्र का अर्थ क्या है? किसी को दोष देना, वास्तविकता को नकारना या दूसरों की नकल करना या तर्क संगति करना? अस्वीकार का मतलब वास्तविकता से मुकरना या वास्तविकता को नकारना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मना कर देना, अस्वीकार कर देना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वास्तविकता को नकारना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र में दमन, रिप्रेशन का क्या अर्थ है? दमन, रिप्रेशन, अनचाहे विचारों को अवचेतन में दबा देना, किसी को दोष देना, आक्रामकता को व्यक्त करना या दूसरों की नकल करना? दमन, रिप्रेशन, तो अनचाहे विचारों को अवचेतन में दबा देना, कुछ ऐसे विचार जिन्हें आप व्यक्त नहीं कर सकते तो उसे क्या करेंगे? उसको रिप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, दमन कर देंगे, कि वह ऐसा दमन करेंगे कि अचेतन मन में चला जाएगा, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तनावपूर्ण स्थिति में अपनी नकारात्मक भावनाओं को किस सुरक्षित व्यक्ति पर निकालना किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है? अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी सुरक्षित व्यक्ति पर निकालना किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है? प्रतिस्थापन, दमन, अस्वीकार या प्रतिगमन? तो प्रतिस्थापन,
ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाला। सुरक्षित का मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कोई हानि ना हो, उसी व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालेंगे, अपना अपने से छोटे पर, है ना। सुरक्षित व्यक्ति पर निकालना किस सुरक्षा तंत्र का उदाहरण है, तो प्रतिस्थापन का। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत शिक्षा का नया ढांचा क्या है? एनईपी 2020 के तहत शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 8+4 या 6+4+2। आप सभी जानते हैं एनईपी का जो शिक्षा का जो नया ढांचा है वो 5+3+3+4 है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत किस वर्ष तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की गई है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक या कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करना कक्षा 5 तक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, कक्षा 5 तक अनुशंसा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 10-12 की बोर्ड परीक्षाओं को कैसे सुधारने की योजना है? केवल एक वार्षिक परीक्षा, तर्क शक्ति और मूलभूत ज्ञान पर आधारित, या प्रत्येक विषय के लिए कई प्रयास, या सभी विकल्प सही है? कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को कैसे सुधारेंगे? तो एक वर्षीय परीक्षा, तर्क शक्ति और मूलभूत ज्ञान पर आधारित, प्रत्येक विषय के लिए कई प्रयास, और सभी विकल्प सही। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया है? किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया है? वार्षिक परीक्षा आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, या किसी भी प्रकार का मूल्यांकन नहीं। तो स्कूली शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया? दक्षता आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दक्षता आधारित। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा फाउंडेशन स्टेज का उद्देश्य क्या है? बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों का भावनात्मक और शारीरिक विकास, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, या केवल कक्षा के अनुशासन में सुधार, या खेल कूद और कला में शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार आरटी किस कक्षा तक लागू करने का प्रस्ताव है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस कक्षा तक लागू करने का प्रस्ताव है? कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 12 या कक्षा 10? तो जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो कक्षा 12 तक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कक्षा 12 तक। आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा 12 तक। अगला प्रश्न है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पास या फेल करना, विद्यार्थियों को शिक्षा में सुधार करना, या केवल परीक्षा परिणाम प्राप्त करना, या केवल शिक्षकों के लिए रिपोर्ट तैयार करना। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षा में सुधार किया जाए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार करना। ऑप्शन बी आकलन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसीई जिसे कहते हैं किसका हिस्सा है? केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन का, सतत शैक्षिक मूल्यांकन का, या केवल खेलों का मूल्यांकन, या केवल मौखिक मूल्यांकन? तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सतत शैक्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, सतत शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में सतत का अर्थ क्या होता है? नियमित समयांतराल पर किया जाने वाला आकलन, या केवल साल में एक बार, या महीने में एक बार, सिर्फ वार्षिक परीक्षा? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत का जो अर्थ होता है वह नियमित समयांतराल पर किया जाने वाला आकलन होता है। सतत का अर्थ होता है नियमित समयांतराल पर किया जाने वाला आकलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है?
मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? केवल लिखित परीक्षा, मौखिक और लिखित परीक्षा का संयोजन, केवल प्रोजेक्ट के माध्यम से या केवल व्यवहारिक परीक्षा? तो मौखिक और लिखित परीक्षा का संयोजन ही क्या होता है? मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों की लगातार प्रगति का मूल्यांकन करना, या केवल साल के अंत में रिपोर्ट तैयार करना, या केवल ग्रेड देना? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है छात्रों की लगातार प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट किस प्रकार का होता है? नियमित रूप से किया जाने वाला आकलन, अभी हमने देखा कि नियमित रूप से किया जाता है। यह क्या होता है? नियमित किया जाता है, टीचिंग लर्निंग के दौरान किया जाता है। इसे टीचिंग लर्निंग के दौरान करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को। यहीं पर समेटिव असेसमेंट की बात करें तो समेटिव असेसमेंट पेन पेपर टेस्ट होता है और यह सत्र के अंत में होता है। सत्र के अंत में होता है समेटिव। फॉर्मेटिव नियमित रूप से चलता रहता है आप में विकास के लिए, आपके मूल्यांकन के लिए। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट किस समय किया जाता है? तो शिक्षण सत्र के अंत में किया जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि शिक्षण सत्र के या सत्र के अंत में किया जाता है समेटिव। पेन पेपर टेस्ट होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है ये, है ना? तो ऑप्शन है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक आकलन अल्टरनेटिव असेसमेंट किस प्रकार का होता है? केवल लिखित परीक्षा, परियोजनाओं, प्रेजेंटेशन और प्रदर्शन के माध्यम से मूल्यांकन, या लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा, या केवल साल के अंत में? तो जो अल्टरनेटिव असेसमेंट होता है वैकल्पिक, उसमें परियोजनाओं, प्रेजेंटेशन और प्रदर्शन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? सेल्फ असेसमेंट स्वयं का असेसमेंट, स्वयं का आकलन छात्रों को खुद के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, या शिक्षकों को रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है, या छात्रों की परीक्षा परिणाम सुधारता है, या केवल छात्र की कमजोरियों को पहचानता है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। छात्रों को खुद के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों के रचनात्मक विकास में मदद करता है? मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों के रचनात्मक विकास में मदद करता है? समापन मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन, वैकल्पिक आकलन, या मौखिक मूल्यांकन? तो रचनात्मक विकास में मदद करता है आपका वैकल्पिक आकलन। वैकल्पिक आकलन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में रूब्रिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? रूब्रिक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो छात्रों की समझ को मापने के लिए, या विद्यार्थियों की पढ़ाई का मूल्यांकन करने के लिए, मापदंड निर्धारित करने के लिए, या केवल परीक्षा परिणाम देने के लिए, या शिक्षकों के लिए समय बचाने के लिए? तो रूब्रिक्स का जो उपयोग किया जाता है वह विद्यार्थियों की पढ़ाई का मूल्यांकन करने के लिए, मापदंड का निर्धारण किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन आधारित आकलन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल लिखित परीक्षाओं के माध्यम से आकलन करना, छात्रों के व्यवहारिक कौशल और समझ का आकलन करना, सिर्फ मौखिक परीक्षा लेना, या परीक्षा के दौरान छात्रों का व्यवहार मापना? तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्रदर्शन आधारित आकलन का? तो छात्रों के व्यवहारिक कौशल और समझ का आकलन करना क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है प्रदर्शन आधारित आकलन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक आकलन ओरल असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? ओरल असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? छात्रों की रटने की क्षमता को मापना, छात्रों की मौखिक संवाद क्षमता और सोचने की क्षमता का मूल्यांकन, या केवल लिखित परीक्षा से छात्रों का ज्ञान मापना, या केवल उपस्थिति दर्ज करना? मौखिक आकलन छात्रों की मौखिक संवाद क्षमता और सोचने की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मौखिक आकलन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फीडबैक किसके लिए महत्वपूर्ण है? छात्रों को सुधारने के लिए, शिक्षकों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या केवल छात्रों के अंक दर्ज करने के लिए, या केवल परीक्षा परिणाम को देने के लिए? तो जो फीडबैक होता है यह छात्रों को सुधारने के लिए होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, छात्रों को सुधारने के लिए, उनकी कमियों को बताने के लिए, जिससे वो अपनी कमियों को सुधारें। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकन योजना मार्किंग स्कीम का उद्देश्य क्या होता है? अंकन योजना का उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा का आयोजन करना, प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए निश्चित मापदंड तैयार करना, या शिक्षकों के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, या छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना? तो अंकन योजना का जो उद्देश्य है यह प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए निश्चित मापदंड तैयार करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो आकलन में किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है? पोर्टफोलियो आकलन में किस चीज का मूल्यांकन किया जाता है? छात्रों के होमवर्क का? बिल्कुल नहीं। छात्रों के संपूर्ण कार्य और प्रगति का, केवल परीक्षा परिणाम का, या केवल मौखिक परीक्षा का? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, छात्रों के संपूर्ण कार्य और प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है किसमें? पोर्टफोलियो आकलन में, पोर्टफोलियो असेसमेंट में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के दीर्घकालिक विकास को मापता है? दीर्घकालिक विकास को मापने के लिए हम निरंतर मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। किसका? निरंतर मूल्यांकन का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता आधारित आकलन इक्वलिटी बेस्ड असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? सभी छात्रों के लिए समान प्रश्न पत्र देना, प्रत्येक छात्र के विशेष आवश्यकताओं के अनुसार आकलन करना, केवल सामान्य छात्रों का आकलन, या केवल परीक्षा परिणाम प्राप्त करना? इक्वलिटी बेस्ड मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, प्रत्येक छात्र की विशेष आवश्यकता के अनुसार आकलन करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आधारित आकलन प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट किसके लिए उपयोगी है? छात्रों की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए, या केवल परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए, या छात्रों को फेल करने के लिए, या केवल मौखिक परीक्षा में छात्रों का ज्ञान मापने के लिए? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, छात्रों की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रोजेक्ट आधारित आकलन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी का क्या महत्व है? आकलन में प्रामाणिकता का क्या महत्व है? केवल परीक्षा परिणाम को प्रमाणित करने के लिए, या वास्तविक जीवन स्थितियों में छात्रों के कौशल का आकलन करने के लिए, या केवल शिक्षकों के लिए, या छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वास्तविक जीवन परिस्थितियों में छात्रों के कौशल का आकलन करने के लिए प्रामाणिकता का महत्व होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? सामान्य किताबें, सभी बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने वाले संसाधन, या खेल सामग्री, या डिजिटल सामग्री? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सभी बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने वाले संसाधन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए? रटने वाला, लचीला और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप, या सख्त और कठिन, या केवल परीक्षा आधारित? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, लचीला और बच्चों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सहयोगी शिक्षा, केवल परीक्षा पास करना, अलग अलग बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना? तो समावेशी शिक्षा को अलग अलग बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में बैठाना नहीं है, एक ही कक्षा में बिठाकर सहयोग और सहयोगी शिक्षा देना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? केवल अकादमिक विषयों की ट्रेनिंग, विशेष शिक्षा और आकलन तकनीकों की ट्रेनिंग, सामान्य ट्रेनिंग, या केवल प्रबंधन की ट्रेनिंग? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, विशेष शिक्षा और आकलन तकनीकों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है?
सबसे उपयुक्त तरीका क्या है समावेशी शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए? केवल लिखित परीक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा या केवल उपस्थिति के आधार पर? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे उपयुक्त तरीका है, सबसे उपयुक्त तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का क्या महत्व है? तकनीकी संसाधनों का क्या महत्व है? बच्चों को रटने में मदद करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना, या केवल वीडियो दिखाने के लिए, या परीक्षा की तैयारी कराने के लिए? तो तकनीकी संसाधन किस लिए? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना महत्व है इसका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या मुख्य दायित्व होता है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या होता है? बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सभी बच्चों को सहयोगपूर्ण वातावरण देना, केवल विकलांग बच्चों पर ध्यान देना, या परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक का जो महत्व होता है वो सभी बच्चों को सहयोगपूर्ण वातावरण देना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा आकलन प्रभावी होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मानक परीक्षा, अनुकूलित आकलन, या समूह परीक्षा, या समयबद्ध आकलन? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, अनुकूलित आकलन, अनुकूलित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में कौन सी योग्यता विकसित की जा सकती है? कौन सी योग्यता विकसित की जाती है? केवल शारीरिक योग्यता, सामाजिक और भावात्मक योग्यता, या केवल अकादमिक योग्यता, या केवल खेल कौशल? तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामाजिक और भावात्मक योग्यता विकसित की जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाता है? समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाता है? अलगाववादी दृष्टिकोण, सहयोगी और समन्वयकारी दृष्टिकोण, या प्रतियोगी दृष्टिकोण, या निष्क्रिय दृष्टिकोण? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सहयोगी और समन्वयकारी दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा में अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल स्कूल के शिक्षकों पर निर्भर रहना, शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, केवल होमवर्क पर ध्यान देना, या केवल परीक्षा परिणामों पर ध्यान देना? तो शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज की स्थापना में सहायक है? समावेशी शिक्षा किस प्रकार के समाज की स्थापना में सहायक है? विभाजनकारी समाज, समावेशी और सहनशील समाज, प्रतिस्पर्धी समाज, या अलग अलग समूहों में विभाजित समाज? तो समावेशी और सहनशील समाज समाज की स्थापना में सहायक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, समावेशी और सहनशील समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? केवल विशेष कक्षाएं, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता, या सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा, या केवल परीक्षा पर ध्यान देना? तो विकलांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहायता उनके लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को किस कौशल की आवश्यकता होती है? समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को किस कौशल की आवश्यकता होती है? केवल पढ़ाने की, विशेष आवश्यकताओं को समझने की, और बच्चों को सहयोग प्रदान करने की, या परीक्षा लेने की, या केवल पाठ्यक्रम की योजना बनाने की? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के लिए विशेष आवश्यकताओं को समझने की और बच्चों को सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना चाहिए? केवल लिखित परीक्षा द्वारा, उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रगति के आधार पर, या सभी बच्चों के साथ समान मानकों पर, या केवल मौखिक परीक्षा द्वारा? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रगति के आधार पर, उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रगति के आधार पर उनकी
उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इनका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा ढांचा सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा ढांचा सबसे महत्वपूर्ण है? सामान्य शिक्षा प्रणाली, लचीला और अनुकूल शिक्षा ढांचा, या सख्त परीक्षा प्रणाली, या केवल डिजिटल शिक्षा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लचीला और अनुकूल शिक्षा ढांचा समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण ढांचा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के तहत विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम उपयोगी है? समावेशी शिक्षा के तहत विकलांग छात्रों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम उपयोगी है? मानक पाठ्यक्रम, अनुकूलित और लचीला पाठ्यक्रम, केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम, या केवल खेल आधारित पाठ्यक्रम? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अनुकूलित और लचीला पाठ्यक्रम। अनुकूलित और लचीला पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है? प्रतियोगिता द्वारा, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर, या भेदभाव द्वारा, या केवल परीक्षा परिणाम के आधार पर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर बच्चों को क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में सहपाठियों की भूमिका क्या होती है? समावेशी शिक्षा में सहपाठियों की भूमिका क्या होती है? प्रतियोगिता करना, सहयोग और समर्थन प्रदान करना, या केवल अपने काम पर ध्यान देना, या भेदभाव करना? तो सहपाठियों की भूमिका होती है सहयोग और समर्थन प्रदान करना। सहयोग और समर्थन प्रदान करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस प्रकार आवश्यक है, सहायक है? समावेशी शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस प्रकार सहायक है? केवल शिक्षकों के लिए, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सरल और सुलभ बनाना, या केवल परीक्षा देने के लिए, या केवल ऑनलाइन कक्षाओं के लिए? तो समावेशी शिक्षा में तकनीक का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सरल और सुलभ बनाना सहायक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, या बच्चों में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना, या बच्चों पर अत्यधिक भार डालना, या उपरोक्त सभी? मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो लागू हुआ आपका 2010 में, लेकिन आया कब यह? तो 2009 में आया था। आया कब? 2009 में। आरटी 2009 लागू कब हुआ? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वैकल्पिक होनी चाहिए, मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए, या सशुल्क होना चाहिए, या केवल उच्च शिक्षा होनी चाहिए? तो मुफ्त और अनिवार्य। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वह मुफ्त और अनिवार्य है, यानी कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है? तनावपूर्ण वातावरण, भयपूर्ण वातावरण, या स्वतंत्र और अनुकूल, या अनुशासनात्मक? कैसे वातावरण की आवश्यकता है? स्वतंत्र और अनुकूल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, स्वतंत्र और अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बच्चों की शिक्षा में किस समावेश पर जोर दिया गया? किस समावेश पर जोर दिया गया? रट्टा लगाना, अभ्यास पत्रक, समझ और अनुभव आधारित सीखना, या उपरोक्त सभी? तो शिक्षा में किस समावेश पर जोर दिया गया? तो समझ और अनुभव पर आधारित सीखना पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत स्कूलों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। स्कूलों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए केवल स्थानीय बच्चों को, या सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, या केवल होशियार बच्चों को, या केवल विशेष जरूरतों वाले बच्चों को? तो किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार स्कूल में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा व्यवहार होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, तनावपूर्ण होना चाहिए, या सम्मानपूर्वक और संवेदनशील होना चाहिए, या डराने वाला होना चाहिए? तो कैसा व्यवहार होना चाहिए? सम्मानपूर्वक और संवेदनशील। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस प्रकार के सीखने पर बल दिया गया? किस प्रकार के सीखने पर बल दिया गया? ज्ञान का रट्टा लगाना, परीक्षण आधारित सीखना, बाल केंद्रित और ज्ञान केंद्रित, या अध्यापक केंद्रित? तो बाल केंद्रित और ज्ञान केंद्रित सीखने पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के तहत शिक्षा का अधिकार किन्हें दिया गया है? शिक्षा का अधिकार किन्हें दिया गया है? सभी वयस्कों को, केवल गरीब बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, या उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चों को? शिक्षा का अधिकार किन्हें है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बच्चों की शिक्षा में किस प्रकार के खेल का समावेश है? किस प्रकार के खेल का समावेश है? शारीरिक खेल, मानसिक खेल, या केवल बुद्धिमानी की खेल, या शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खेल? किस प्रकार के खेल का समावेश है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खेल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों का कर्तव्य क्या है? शिक्षकों का कर्तव्य क्या है? केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, सभी बच्चों को ज्ञान देना, या अच्छे बच्चों को पढ़ाना, या केवल उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ाना? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों का कर्तव्य है कि सभी बच्चों को ज्ञान दें। सभी बच्चों को ज्ञान देना उनका क्या है? मुख्य कर्तव्य है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को केवल किताबों पर निर्भर बनाना, बच्चों को पाठ्यक्रम से बाहर नहीं जाने देना, या सीखने को दिलचस्प और समावेशी बनाना, या सिर्फ गणित और विज्ञान पर ध्यान देना? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है सीखने को दिलचस्प और समावेशी बनाना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सीखने को दिलचस्प और समावेशी बनाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस अनुच्छेद के तहत पारित हुआ? किस अनुच्छेद के तहत पारित हुआ? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 24, या अनुच्छेद 30? तो अनुच्छेद 21 के तहत आरटीई क्या हुआ? पारित हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार कक्षा में बच्चों की संख्या का क्या प्रावधान है? कक्षा में बच्चों की संख्या का क्या प्रावधान है? तो प्रावधान क्या है? 30 और 1 का, 30 छात्र और 1 शिक्षक। 50 बच्चों से अधिक, 30 बच्चों से अधिक नहीं, 60 बच्चों से अधिक, या कोई सीमा नहीं? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 30 बच्चों से अधिक नहीं, एक शिक्षक पर 30 बच्चे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूल में बच्चों के साथ कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? बच्चों के साथ कैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? संवेदनशील नहीं होना चाहिए, सम्मानजनक नहीं होना चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, या सहायक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बच्चों की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 में बच्चों की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? केवल रट्टा आधारित, व्यवहारिक और रोचक, या जटिल और कठिन, या केवल पुस्तक आधारित? या केवल पुस्तक आधारित? कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक और रोचक होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, व्यवहारिक और रोचक होनी चाहिए पाठचर्या। कैसी होनी चाहिए पाठचर्या? व्यवहारिक और रोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत कौन से आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए? 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, या 14 से 18 वर्ष, या 18 से 25 वर्ष? ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 6 से
14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में किस पर ध्यान देना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा में किस पर ध्यान देना चाहिए? सामाजिक और नैतिक मूल्य, परीक्षा के लिए तैयारी, या केवल व्याकरण पर ध्यान, या कठिन पाठ्यक्रम? या कठिन पाठ्यक्रम। तो सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सामाजिक और नैतिक मूल्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अनुसार प्रत्येक स्कूल में किसकी उपलब्धता अनिवार्य है? प्रत्येक स्कूल में किसकी उपलब्धता अनिवार्य है? खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, या सभी सुविधाएं? या सभी सुविधाएं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सभी सुविधाएं। खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय, सभी सुविधाएं क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण, बच्चों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, या बच्चों को रट्टा लगाने के लिए प्रेरित करना, या सभी को एक जैसा शिक्षा देना? या सभी को एक जैसा शिक्षा देना। तो एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण क्या है? बच्चों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा पैदा करना। बच्चों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम के अंतर्गत किसकी अनुपस्थिति के कारण स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है? स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। पर्याप्त शिक्षक, कक्षा का आकार, विद्यालय भवन, या सभी? किसके अनुपस्थिति के कारण स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है? तो सभी के अनुपस्थिति के खिलाफ। सभी के अनुपस्थिति के कारण स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। शिक्षक के पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो, कक्षा का आकार अगर सही नहीं है, विद्यालय भवन नहीं है तो, इन सभी की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? केवल विषय सिखाना, केवल बच्चों के प्रति संवेदनशील होना या मार्गदर्शक होना, केवल पढ़ाने का काम करना, या केवल आदेश देना? तो कैसी भूमिका होनी चाहिए? बच्चों के प्रति संवेदनशील होना और मार्गदर्शक होना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बच्चों के प्रति संवेदनशील और मार्गदर्शक होना, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सशुल्क शिक्षा, केवल प्राथमिक शिक्षा, केवल माध्यमिक शिक्षा? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? बच्चों को परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? रट्टा आधारित प्रश्न होना चाहिए, समझ पर आधारित प्रश्न होना चाहिए, बहुत कठिन प्रश्न, या जटिल प्रश्न? तो कैसा प्रश्न होना चाहिए? समझ पर आधारित प्रश्न होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, समझ पर आधारित, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार हर स्कूल को किस प्रकार के स्थान की आवश्यकता होती है? आरटीई के अनुसार हर स्कूल को किस प्रकार के स्थान की आवश्यकता होती है? पार्क, कंप्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय और खेल मैदान, या केवल कक्षाएं? तो किस प्रकार के स्थान की आवश्यकता है? एक पुस्तकालय और खेल मैदान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, एक पुस्तकालय और खेल का मैदान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया? एनसीएफ 2005 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया? केवल विज्ञान और गणित, जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा, केवल भाषा, या केवल भूगोल? या केवल भूगोल? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा। जीवन कौशल और नैतिक शिक्षा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत कौन सी कक्षा तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है? किस कक्षा तक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है? कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, या कक्षा 10 तक, या कक्षा 12 तक?
आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा है, तो 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का लक्ष्य बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना है? किस प्रकार की शिक्षा देना है? रट्टा आधारित देना है, या अनुभव आधारित देना है, या सख्त नियमों वाली देना है, या केवल व्यवसायिक देना है? आप सभी जानते हैं एनसीएफ 2005 का जो लक्ष्य था वह अनुभव आधारित शिक्षा देना था। अनुभव आधारित शिक्षा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के अंतर्गत स्कूल में शिक्षकों और बच्चों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? शिक्षकों और बच्चों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? अनुशासनात्मक होना चाहिए, संवेदनशील और सहायक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, या केवल औपचारिक होना चाहिए? तो कैसा संबंध होना चाहिए बच्चों और शिक्षकों के बीच में? संवेदनशील और सहायक। संवेदनशील और सहायक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, संवेदनशील और सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस तरह की शिक्षण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई? किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई? परीक्षा केंद्रित, गतिविधि आधारित, या केवल कक्षा शिक्षण, या पाठ्य पुस्तक आधारित? कैसा? तो आप सभी जानते हैं गतिविधि आधारित, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया? गतिविधि आधारित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूल में प्रवेश पाने के लिए क्या आवश्यक है? स्कूल में प्रवेश पाने के लिए क्या आवश्यक है? परीक्षा पत्र, प्रवेश परीक्षा, आय प्रमाण पत्र, या कोई भी विशेष प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं, या माता पिता की सहमति? तो स्कूल में प्रवेश पाने के लिए कोई भी विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। कोई भी विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है प्रवेश पाने के लिए स्कूल में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा में किस प्रकार की गतिविधि को शामिल किया जाना चाहिए? किस प्रकार की गतिविधि को शामिल किया जाना चाहिए? व्यायाम आधारित, कला और शिल्प, केवल पढ़ाई, या केवल लेखन? या केवल लेखन? तो कला और शिल्प आधारित गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कला और शिल्प, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया? किस शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया? रट्टा लगाना, अनुभव आधारित या सामूहिक गतिविधि, या कठोर अनुशासन, या केवल पाठ्य पुस्तक आधारित? आप सभी जानते हैं अनुभव आधारित और समूह गतिविधियां, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अनुभव आधारित और समूह गतिविधियां शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल अंक प्रदान करना, या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना, या बच्चों को पास और फेल करना, या बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना? आप सभी जानते हैं कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? कठोर अनुशासन पर आधारित होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, या केवल सख्त परीक्षा प्रणाली, या केवल औपचारिकता को पूरी करना? विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए? तो बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में शिक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार से सीखना चाहिए? बच्चों को किस प्रकार से सीखना चाहिए? रट कर, वास्तविक जीवन के अनुभव से, या केवल परीक्षा के लिए, या केवल शिक्षक पर निर्भर होना चाहिए? तो किस प्रकार से? वास्तविक जीवन के अनुभव से, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वास्तविक जीवन के अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई के तहत शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व क्या है? आरटीई के तहत शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व क्या है? केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, बच्चों को भौतिक और मानसिक विकास में मदद करना, या बच्चों पर दबाव डालना, या केवल अंक देना? या केवल
अंक देना। तो बच्चों को भौतिक और मानसिक विकास में मदद करना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। प्राथमिक दायित्व तो क्या है? बच्चों को भौतिक और मानसिक विकास में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में किन चीजों को शामिल करना चाहिए? किन चीजों को शामिल करना चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तक, खेल कला गतिविधियां, केवल परीक्षा या केवल होमवर्क? आप सभी जानते हैं खेल कला गतिविधियां, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, खेल कला गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में शिक्षा की प्राथमिकता क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षा की प्राथमिकता बच्चों में अन्वेषण और खोज की भावना जगाना, या बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना, या बच्चों पर शिक्षा का भार बढ़ाना? तो बच्चों में अन्वेषण और खोज की भावना जगाना क्या है? शिक्षा की प्राथमिकता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बच्चों में अन्वेषण और खोज की भावना को जगाना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के दौरान किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बच्चों को पुस्तक पढ़ाने पर, बच्चों की भाषा और गणित की मूलभूत समझ विकसित करने पर, या केवल लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, या केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षा के दौरान किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों की भाषा और गणित की मूलभूत समझ विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बच्चों की भाषा और गणित की मूलभूत समझ को विकसित करने पर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट की अवधि होती है? सूक्ष्म शिक्षण में कितने मिनट की अवधि होती है? 15 मिनट की अवधि होती है, 20 मिनट की, 25 मिनट की, या 36 मिनट की? तो आप सभी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं, और सभी 6 चरण 6 मिनट के होते हैं। सभी चरण 6 मिनट के होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, 36 मिनट की अवधि होती है। कितने मिनट की? 36 मिनट की अवधि। चरण की संख्या की बात करें तो 6 चरण होते हैं, जिसमें पहला होता है योजना बनाना, योजना। दूसरा होता है पढ़ाना या सिखाना। तीसरा होता है प्रतिपुष्टि, है ना। और चौथा होता है पुनः योजना बनाना, पुनः योजना बनाना। और पांचवा होता है पुनः पढ़ाना। और छठवां होता है पुनः प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। और सब कितने कितने मिनट के? 6 मिनट की, 6 मिनट की। तो 36 मिनट का अवधि होता है। सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात करें तो जो जनक हैं D.W. एलन है, 1961 में इन्होंने दिया था। और सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। किसमें? शिक्षकों में शिक्षण कौशल, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना होता है, न कि छात्रों की क्षमताओं का विकास करना, न कि छात्रों की क्षमताओं का विकास करना। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक प्राप्त करना, छात्रों को सक्रिय बनाना, शिक्षक को मार्गदर्शन देना, या विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना? तो अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सक्रिय बनाना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्रों को सक्रिय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान का क्या अर्थ है? अवधान का अर्थ क्या है? केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, सभी जगह ध्यान देना, ध्यान का अभाव, या फिर शारीरिक गतिविधि? तो अवधान का अर्थ होता है केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान।
यहाँ तक कि डमविल ने कहा है किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, ये क्या है, अवधान है। चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिपी 2020 में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किस भाषा का उपयोग प्रस्तावित है। यूनिपी 2020 में प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में किस भाषा का उपयोग प्रस्तावित है। मातृभाषा, अंग्रेजी, हिंदी, विदेशी भाषा। तो आप सभी जानते हैं कि एनईपी 2020 में मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का उपयोग प्रस्तावित किया गया है कि बालक को उसकी जो घरेलू भाषा है उसमें उसको शिक्षित कीजिए प्राथमिक स्तर पर। ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण के छोटे छोटे कौशलों का विकास करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या शिक्षण में विविधता लाना, या शिक्षा का सरलता से प्रसारण करना, या शिक्षा का सरलता से प्रसारण करना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, शिक्षण के छोटे छोटे कौशलों का विकास करना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 2 प्रकार होते हैं अभिप्रेरणा के। एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरेस्ट की वजह से होता है, इंटरेस्ट मतलब आपका रुचि होगा तो उस कार्य को करेंगे। और बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है कि इन्फोर्समेंट की वजह से या अवार्ड, पुरस्कार, इन सब की वजह से उस कार्य को आप करते हैं, तो वह बाह्य अभिप्रेरणा होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है। अवधान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है। अनुशासन बनाए रखना, नियमित आभास, सभी विषयों का पढ़ाना, या समय की पाबंदी। अवधान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्या है, नियमित अभ्यास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, नियमित अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में ध्वनि का क्या महत्व है। ध्वनि का क्या महत्व है, शब्दों को पढ़ने में, अर्थ समझने में, संप्रेषण के विकास में, या लिखने में। तो भाषा शिक्षण में ध्वनि का महत्व है संप्रेषण के विकास में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, संप्रेषण के विकास में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन किस प्रकार का हो सकता है। निरंतर और व्यापक, या सीमित और संकीर्ण, या केवल वार्षिक, या केवल मासिक, या केवल मासिक। तो आप सभी जानते हैं कि आकलन निरंतर और व्यापक है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, निरंतर और व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है। उच्च शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है। अंग्रेजी को, स्थानीय भाषा को, या हिंदी को, या फ्रेंच को। तो एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है, स्थानीय भाषा को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, स्थानीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में एक बार में कितने शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। तो एक बार में कितने शिक्षण पर ध्यान देंगे, 1, 2, 3 या 4। तो एक बार में एक शिक्षण पर ध्यान देंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, एक शिक्षण पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा में प्रबलन का क्या कार्य है। अभिप्रेरणा में प्रबलन का क्या कार्य है। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, सजा देना, या ध्यान केंद्रित करना, या अनुशासन बनाए रखना, या अनुशासन बनाए रखना। अभिप्रेरणा में प्रबलन का क्या कार्य है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। प्रबलन को हम पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यह किसी भी कार्य की प्रायिकता को बढ़ाता है, प्रबलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में वाचन का
अर्थ है? वाचन का अर्थ क्या है? बोलना, सुनना, पढ़ना या लिखना। तो वाचन का अर्थ है पढ़ना। क्या अर्थ है? पढ़ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पढ़ना। अगला प्रश्न है, आकलन में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? केवल सुधार की ओर ध्यान देना, केवल विद्यार्थियों को अंक देना, या परीक्षा परिणाम को दर्ज करना, या सुधार के अवसर प्रदान करना, या सुधार के अवसर प्रदान करना। तो फीडबैक का उद्देश्य ही होता है कि सुधार के अवसर प्रदान किए जाए। क्या कमी रह गई, इसका हमें पता चलता है किससे? फीडबैक के माध्यम से। क्या कमी रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, इन सभी के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सुधार के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों में किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित किया गया है? किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित किया गया है? अनुकरणीय सोच को, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, या केवल तथ्यात्मक सोच, या सीमित सोच, या सीमित सोच। तो बच्चों में किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित किया गया है? रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रचनात्मक और आलोचनात्मक। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक देने का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति मापना, शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना, परिणाम बढ़ाना, या शिक्षण को सरल बनाना। तो फीडबैक देने का उद्देश्य क्या है? शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना। और सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ही क्या है? आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ शिक्षक के शिक्षण में सुधार करने पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? बाहरी प्रेरणा अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, या नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप क्या कहलाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अवधान का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? अवधान का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? योग और ध्यान द्वारा, लगातार पढ़ाई से, या केवल खेल से, या बाहरी प्रेरणा से, या बाहरी प्रेरणा से। तो अवधान का विकास योग और ध्यान द्वारा किया जा सकता है, योग और ध्यान द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा के अंक बढ़ाना, छात्रों का समग्र विकास, या केवल विषयों का मूल्यांकन, या शिक्षकों का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का समग्र विकास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्रों का समग्र विकास। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? अभिप्रेरणा में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? लक्ष्य, प्रयास और प्रबलन, सजा, अनुशासन और ध्यान, परीक्षा परिणाम और अंक, केवल प्रयास। तो आप सभी जानते हैं कि अभिप्रेरणा में लक्ष्य, प्रयास और प्रबलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लक्ष्य, प्रयास और प्रबलन। अगला प्रश्न है, आकलन में समग्रता का क्या महत्व है? समग्रता का क्या महत्व है? केवल एक विषय का मूल्यांकन, छात्रों के संपूर्ण विकास का आकलन, या केवल शिक्षक का मूल्यांकन, या केवल परीक्षा के लिए, या केवल परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्रों के संपूर्ण विकास का आकलन। छात्रों के संपूर्ण विकास का आकलन समग्रता का महत्व। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में कितने वर्षों में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप बदलने का प्रस्ताव है? कितने वर्षों में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप बदलने का प्रस्ताव है? 5 साल, 3 साल, हर साल, या हर 2 साल, या हर 2 साल। तो ऑप्शन आपका ये सही है, हर 5 साल। हर 5 साल में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप बदलने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, भाषा में सुनना किस प्रकार का कौशल है? सुनना किस प्रकार का कौशल है? निष्क्रिय कौशल, सक्रिय कौशल, संवेदी कौशल, या मोटर कौशल। तो सुनना क्या है? सक्रिय कौशल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सक्रिय कौशल। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का
फोकस किस पर होता है? सूक्ष्म शिक्षण का फोकस किस पर होता है? विषय वस्तु पर गहन अध्ययन, या शिक्षण तकनीकी का विकास, या छात्रों का मूल्यांकन, या उच्च शिक्षा का सुधार, या उच्च शिक्षा का सुधार। तो सूक्ष्म शिक्षण का फोकस किस पर होता है? शिक्षण तकनीकों का विकास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, शिक्षण तकनीकों का विकास। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए कौन सी नई शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया? कौन सी नई शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया गया? अनुकरण आधारित, तकनीकी आधारित, या स्वायत्तता और पेशेवर विकास आधारित, या केवल कठोर परीक्षा आधारित? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, स्वायत्तता और पेशेवर विकास आधारित। स्वायत्तता और पेशेवर विकास आधारित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में शब्दावली का क्या महत्व है? भाषा अधिगम में शब्दावली का क्या महत्व है? केवल पढ़ने में सहायता, भाषाई कौशल विकसित करने में, या परीक्षा में सफलता, या अनुशासन बनाए रखना? तो भाषा अधिगम में शब्दावली का क्या महत्व है? तो भाषाई कौशल विकास करने में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही है, भाषाई कौशल विकसित करने में। भाषाई कौशल विकसित करने में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में रीटीचिंग का क्या कार्य है? रीटीचिंग का क्या कार्य है? शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार, छात्रों को अंक देना, विषय को दोहराना, या छात्रों को नई सामग्री सिखाना? रीटीचिंग का क्या अर्थ है? पुनः पढ़ाना या पुनः सिखाना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आकलन में छात्र की कौन सी विशेषता का आकलन किया जाता है? छात्र की कौन सी विशेषता का आकलन किया जाता है आकलन में? शारीरिक क्षमता का, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का, या वित्तीय स्थिति का, या व्यक्तिगत पसंद का? या व्यक्तिगत पसंद का। तो आप सभी जानते हैं कि आकलन में हम छात्र का ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का आकलन करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, अवधान में केंद्रण का क्या महत्व है? अवधान में केंद्रण का क्या महत्व है? नए विषय सीखने में सहायता, जानकारी को अस्थायी रूप से याद करने में, या पढ़ाई में समय कम करने में, या भाषा में सुधार करने में? या भाषा में सुधार करने में। तो केंद्रण का अर्थ महत्व है कि जानकारी को अस्थायी रूप से याद करने में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जानकारी को अस्थायी रूप से याद करने में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में समूह चर्चा का क्या लाभ है? समूह चर्चा का क्या लाभ है? लिखित कौशल में सुधार, मौखिक और सामाजिक कौशल का विकास, या केवल सुनने का अभ्यास, या व्यक्तिगत अध्ययन? या व्यक्तिगत अध्ययन। तो समूह चर्चा में क्या होगा? मौखिक और सामाजिक कौशलों का विकास होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मौखिक और सामाजिक कौशल का विकास। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का लक्ष्य क्या है? स्कूली शिक्षा का लक्ष्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना, रटने पर जोर देना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, या उच्च शिक्षा प्राप्त करना? तो स्कूली शिक्षा का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा में सकारात्मक प्रबलन किसका उदाहरण है? सकारात्मक प्रबलन किसका उदाहरण है? सजा देना, पुरस्कार देना, या निर्देश देना, या अभ्यास करना? तो सकारात्मक प्रबलन मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पुरस्कार देना सकारात्मक प्रबलन है। अगला प्रश्न है, आकलन में स्वमूल्यांकन का क्या महत्व है? स्वमूल्यांकन का क्या महत्व है? शिक्षक की सफलता का माप, छात्र की अपनी क्षमताओं को समझना, या परीक्षा के अंक बढ़ाना, या केवल शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन? तो स्वमूल्यांकन मतलब स्वयं का मूल्यांकन। तो छात्र की अपनी क्षमताओं को समझना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छात्र की अपनी क्षमताओं को समझना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास मुख्य रूप से किनके लिए होता है? सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास मुख्य रूप से किनके लिए होता है? छात्र के लिए होता है, नव शिक्षक के लिए होता है, माता पिता के लिए,
या स्कूल प्रबंधक के लिए। हमने भी देखा था तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है यह शिक्षक के शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए होता है, शिक्षक के शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए होता है, न कि छात्रों के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, 9 शिक्षक के लिए, 9 शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में कितनी भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है? कितनी भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है? 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा या 4 भाषा? आप सभी जानते हैं एनईपी 2020 में त्रिभाषी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 3 भाषाएं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।